नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या कश्मीर पर युद्ध की गिदड़ भभकी देने वाले इमरान खान अब आतंकियों की शरण में हैं? क्या पाकिस्तान आतंकवादी हमले से कश्मीर की टीस मिटाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाफिज सईद के बाद अब पाकिस्तान ने दुनिया ने मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर को जेल से रिहा कर दिया है। मसूद की रिहाई के साथ ही पाकिस्तान का टेरर प्लान भी सामने आ गया है। देश का सवाल में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर पर पाकिस्तान का टेरर प्लान। पहले हाफिज, अब मसूद अजहर को जेल से छोड़ा। कश्मीर से राजस्थान तक एलओसी पार 206 आतंकी तैयार। कश्मीर पर पूरी दुनिया से दुत्कारे जाने के बाद अब पाकिस्तान सरकार ने आतंकियों के दरबार में फरियाद लगाई। हर देश और दुनिया के हर मंच से हड़काए गए पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद के बाद अब उस नरपिशाच को रिहा कर दिया है, जिसे इसी साल मई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। नाम है मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जो फिदायिन हमले के लिए कुख्यात आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। वही मसूद अजहर जो इसी साल फरवरी में 40 जवानों की शहादत वाले पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। वही मसूद अजहर जिसने 2017 में श्रीनगर में बीएसएफ कैंप पर हमला कराया था, 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश रची थी और 2001 में संसद और जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला कराया था। वही मसूद अजहर जिसे 1999 में कंधार विमान हाईजैक कांड के बदले रिहा किया गया था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने मसूद अजहर को भारत में बड़े फिदायिन हमले का निर्देश दिया है और इसी काम के लिए उसे गुपचुप तरीके से जेल से रिहा किया गया। जो पहले बोलते रहे कि वो जेल में बंद है, नजर बंद है, छोड़ दिया गया है, ये सब एक बनावटी बातें हैं। ये पाकिस्तान का जो रवैया रहा है वो कभी भी दरअसल उसको पूरी तरह से नजरबंद किया नहीं गया, उसको पूरी तरह से कभी कैद में रखा नहीं गया। वो अपने जहां भी रहे हैं वहां से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं है ये। और भारत के खिलाफ जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है, आतंकवाद, उनको वो ऑर्गेनाइज करते रहे हैं। अभी भी ये करेंगे, बड़े हमले करेंगे, छोटे हमले करेंगे। सूत्रों के मुताबिक आतंकी मसूद अजहर को कत्लेआम मचाने का जिम्मा सौंपने से पहले ही पाकिस्तानी सेना ने उसके लिए एलओसी तक हर पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे। सीमा पार करीब 2 दर्जन आतंकी ट्रेनिंग कैंप फिर से शुरू कर दिए गए और घुसपैठ के लिए 8 लॉन्च पैड पर 206 आतंकियों को तैयार रखा गया, जिसमें से पुंछ सेक्टर के सामने लॉन्च पैड पर 60 आतंकी, उरी सेक्टर के सामने लॉन्च पैड पर 40 आतंकी, तंगधार सेक्टर में सीमा पार से 35 आतंकी, नौशेरा सेक्टर में एलओसी पार से 42 आतंकी, गुरेज सेक्टर के सामने लॉन्च पैड पर 22 आतंकी, केरन सेक्टर में सीमा पार से 34 आतंकी, नौगाम सेक्टर के सामने से 32 आतंकी और गुलमर्ग के सामने से 41 आतंकी लॉन्च पैड पर घुसपैठ को तैयार है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए खुद एलओसी पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना की या इमरान खान की सेना की ये कायरतापूर्ण हरकत ही है। आपको बता दूं, हम इस समय नौशहरा सेक्टर एलओसी के इलाके में पहुंचे हैं और ये वो आर्टिलरी के जो एम्यूनिशन है जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया है। आप देखेंगे तो ये भारी भरकम एम्यूनिशन जो है पाकिस्तान सेना जो है वो सिविलियंस को शिकार करने के लिए बना रही है। आपको बताऊं, यहां पर 2 मोटार शेल इस घर के अंदर गिरे और आप देखेंगे एक शेल जो है वो एक्सप्लोड हो गया और दूसरा शेल अभी भी लाइव जो है यहां जमीन के अंदर धंसा हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित इसी आतंकवाद की बात जब मालदीव की संसद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने उठाई थी तो कैसे पाकिस्तान की प्रतिनिधि बौखला गई थी। उधर फरवरी में पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर सवाल उठाए थे तब पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान को इससे क्या फायदा है? क्यों पाकिस्तान इस स्टेज के ऊपर, जब पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, हमारे पास हमने 15 साल की दहशतगर्दी की जंग जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, एक दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? क्या इमरान खान अपनी ये बातें भूल गए?
जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही पाकिस्तान की हकीकत है। वो आतंकवाद के जरिए कश्मीर हासिल करना चाहता है, बेगुनाहों का खून बहाना चाहता है, मगर न तो उसकी ख्वाहिश कभी पूरी हुई है न ही हो पाएगी, बल्कि ऐसा करके वो खुद अपनी बर्बादी को और करीब ला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, आप ये समझिए, झुंझलाए, बौखलाए, अपनी पलटन के साथ मारे मारे घूम रहे हैं। जी हां, जब थक हार के कुछ नहीं बचा तो आतंक के सहारे अपना वजूद ढूंढ रहे हैं। भारत ने चंद्रयान छोड़कर अर्श पर अपनी पहचान बना ली तो ये आतंकी छोड़कर फर्श पर पड़े हुए हैं। अब तो पीओके की अवाम भी कहने लगी है, खाली कर दो पाकिस्तान। जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल आगे बढ़ाने से पहले मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और जिस केरन सेक्टर से खबर आ रही थी वहां पर उन्होंने 1 दशक तक काम किया है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक चेतन सिंह है। पूरी चेतना में रहकर आज वो भी बात करेंगे, लगातार करते रहें, लेकिन चूंकि आज पाकिस्तान आंख दिखाने की बात कर रहा है तो चैतन्य रूप से चेतन सिंह भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब, इनकी तेज तर्रार भाषा और लहजा, आप जानते हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुंबई से जुड़े। सबसे पहला सवाल जनरल साहब आपसे, आतंकी साजिश कर रहा है पाकिस्तान, मसूद अजहर को छोड़कर ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं इमरान खान कि अब उनके हाथ कुछ नहीं, अब सेना के हवाले नहीं, आतंक के सहारे भारत पर जंग करना चाहते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उन्होंने अपनी पूरी बागडोर, अपने पूरे देश की बागडोर, और इस घड़ी में जब बिल्कुल कंफ्यूज है, बौखलाहट में है और बिल्कुल उनको पता नहीं लग रहा क्या है, तो अपना पूरा जो एक्शन है वो टेररिस्ट ग्रुप को दे दिया है। हमने देखा कि किस प्रकार ये मसूद अजहर भागलपुर में बैठा हुआ है और जिस जगह में बैठा हुआ है उसके लिए भी खतरा बना हुआ है, और वहां पर भी उतना ही नुकसान होगा जैसे आपने पहले देखा है। पूरे इलाके के अंदर में आज के दिन में पीओके में, मुजफ्फराबाद में और मीरपुर के अंदर में पूरे लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने सही लफ्जों में और बेडर होकर पाकिस्तान आर्मी और वर्दी वालों को बोला है कि ये जगह हमारी छोड़ो। और जो किरण सेक्टर जो आप बता रहे थे, वहां पर पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत करने की कोशिश की है। उन्होंने बॉर्डर एक्शन टीम से एक्शन किया है। आपको याद होगा, पूरे देश को याद होगा कि 31 अगस्त को भी इसी इलाके के अंदर में उन्होंने कोशिश किया था, जिस वक्त उनके 7 टेररिस्ट को मार गिराया था। इनफैक्ट ये हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अलर्ट रहें, क्योंकि इस वक्त में जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके लॉन्च पैड है, एलओसी पे जो सीज फायर वायलेशन है। एक खबर आई है अभी शाम को, और खबर यह है कि ये दक्षिण के रास्ते भी घुसने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मुस्तैदी है वो यहां पर इतनी सख्त है कि ये घुसना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और आप जानते हैं कि लगभग 250 से 300 तालिबानी आतंकी इंतजार में है कि भारत में घुसपैठ करें। तो ये दक्षिण के जरिए आप मानते हैं कि ये श्रीलंका होते हुए भारत में घुसना चाहते हैं? बिल्कुल। ये अभी की हालत में जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो टेक्निकल, साइबर और ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये बहुत इंटीग्रेटेड तरीके से काम कर रही है। और पुख्ता सूत्रों से पता लगा है कि पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं टेररिस्ट की, इन्होंने अंडर सी ट्रेनिंग दिया है, सी डाइवर्स को ट्रेनिंग दिया है। और गुजरात में सर क्रीक के इलाके के अंदर में 2 बोट्स भी दिखाए गए हैं। जो हमारे दक्षिणी कमांड के जो आर्मी कमांडर साहब है, उन्होंने भी ये बात बताया है और इस बात को खास बोला है कि हमारी फौज, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक इस चैलेंज के लिए एकदम तैयार है। और ये जरूरी है हमारे लिए कि जैसे आपने बोला कि जो 250 या 200 से 250 टेररिस्ट हैं, वो सभी ग्रुप के मिलाकर टेररिस्ट जो लॉन्च पैड और जो उनके ट्रेनिंग कैंप है उनमें हैं, जिसके अंदर में उनके लश्कर तैयबा, जेईएम, एचएम और जितने भी उनके टेररिस्ट तंजीम है, उनको सब मिलाकर वो। साहब, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। प्रेम जी, दहशतगर्द मसूद अजहर को छोड़कर पाकिस्तान हमले की तैयारी में है। सबसे इसमें जो मैं राजनयिक पक्ष देखता हूं कि जब एफएटीएफ की मीटिंग चल रही हो, ऐसे समय पे मसूद अजहर जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन के तहत डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है,
ये पाकिस्तान उसको छोड़ता है, सार्वजनिक तौर पर ऐसे आतंकवादी को जो एक विमान अपहरण में रहा है, जो परवेज मुशर्रफ स्वयं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपनी आत्मजीवनी में लिखते हैं, स्वयं आत्मकथा में लिखते हैं कि उनको लश्कर तोयबा के लोगों ने रावलपिंडी में उनके लिए ट्रैप लगाया और उनको इंटेलिजेंस इनपुट्स मिले और उसके कारण वो दूसरे रूट से चले गए और उनका जो घोस्ट कॉन्वॉय गया था, वो कॉन्वॉय जो है वो बस्ट हो गया था। तो ऐसा आतंकवादी जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख रहे, राष्ट्रपति के हत्या का प्रयास करने के बावजूद भी पाकिस्तान उसको एसेट के रूप में रखता है, ये इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान 1971 के बाद भली भांति जानता है कि भारत से वो किसी सैन्य अभियान में विजय प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। 10-15 दिन का भी सैन्य अभियान हुआ तो उसके 3-4 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आतंकवादी उसका एकमेव शस्त्र है। इमरान खान नियाजी जो जनरल नियाजी के परिवार से हैं, जी। उनके युग तक जनरल जिया उल हक के बाद से लेकर बाजवा तक पाकिस्तान की वर्दी की ताकत वर्दी युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन वर्दी ने एक हाइब्रिड वॉर आतंकवादी पाल के गरीबों के बच्चों को जिहादी बनाकर भारत के विविध हिस्सों में भेजकर वहां आतंकी कार्रवाइयां करके उसने पाकिस्तान के अस्तित्व को बरकरार रखा है। अब उसके पास संकट ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत अब सीधे कह रहा है कि आपसे हमारा अनसेटल्ड वो जुल्म सितम की कहानी सामने आ रही है। कोई सैन्य कार्रवाई तो कर नहीं सकता, वो धमकाइयां चमकाइयां करता है, एलओसी से आके लौट जाने के अलावा उसके पास विकल्प नहीं है। ऐसे में जिहादी कार्रवाइयों का उसका प्रयास होगा। ऐसे में समग्र देश को सतर्क रहकर राजनीति अपनी जगह होती रहेगी। मानव जाति पर खतरा है ना आतंकवाद का जी। एक सामान्य निर्दोष व्यक्ति को मारता है ना प्रेम जी मैं आपकी बात खालिद महमूद से भी कराऊंगा। उसके खिलाफ कार्रवाई एक राष्ट्र और मानव के रूप में खड़ा होना चाहिए। प्रेम जी मैं आपकी बात खालिद महमूद से भी कराऊंगा जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। मेरे साथ चेतन सिंह भी स्टूडियो में हैं। चेतन, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब पहले खालिद से बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। खालिद साहब, आपके एक बड़े शायर मुनीर नियाजी साहब की एक लाइन मुझे याद आ गई, बड़ी देर कर दी आते आते। कौन है ये मसूद अजहर, आपको पता है? जी मौलाना, पाकिस्तान के एक ऐसे शख्सियत है जो इस्लाम को उसका प्रचार करते हैं और अरे दहशतगर्द है बोलिए ना, दहशतगर्द है बोलिए खालिद साहब, आप तो पत्रकार हैं। अमेरिका ने उसको दहशतगर्द करार अमेरिका ने नहीं, के कहने पे अमेरिका ने नहीं, आजकल आपके वजीर आजम ने भी माना जेल में बंद है कि आजकल वो जेल में बंद है और कौन सी जेल में है की जा रही है? जैश के हेडक्वार्टर में आराम फरमा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? कोई प्रमाण है आपके पास जेल में? कोई प्रमाण है आपके पास खालिद साहब जेल में? आपके पास क्या सबूत है कि वो इस वक्त? हमारे पास जानकारी है, हमारे पास इंटेल रिपोर्ट्स है। अगर आपने यहाँ पाकिस्तान में अपनी इंटेलिजेंस छोड़ी हुई है, रॉके एजेंट छोड़े हुए हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे यो कंफर्म बता रहा हूं कि इस वक्त वो जेल में है और इस वक्त हुकूमत की कस्टडी में है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसको बाकायदा जिस तरीके से टेररिस्ट करार दिया गया है उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई। नहीं, आप ये बताइए खालिद साहब मसूद अजहर है कौन? है कौन? हाफिज सईद है कौन? जी बिल्कुल, ये दोनों एक इस्लामी शख्सियत है यहाँ पे और इसके साथ साथ खालिद साहब आप तो पत्रकार है, कम से कम आप तो सच बोलिए। सुबह पे पाबंदी लग गई है आपके, इंसानियत के कारण सुबह पे पाबंदी लग गई। खालिद साहब आपके सफेद बाल देखकर मैं आदत में कह रहा हूँ, कम से कम आप तो सच कहिए साहब। एक मसूद अजहर और एक हाफिज सईद से आतंकी मसूद अजहर, आतंकी हाफिज सईद। आप तो बहुत डरपोक लोग हैं यार, इतने डरपोक तो मैं समझता नहीं था कि भारत इतना डरपोक है कि एक एक आदमी से डरता है। और भाई यहाँ पूरा पाकिस्तान जो है वो खड़ा है, आप किससे पत्रकार भाई वो इस्लामी काम करते हैं, फलाह बहबूद के काम करते हैं और इस वक्त जेल में है और अमरीका पढ़ते लिखते हैं। खालिद साहब आप तो पढ़ते लिखने वाले पत्रकार हैं, आप इतने वरिष्ठ दिखाई देते हैं, आप ही को नहीं पता, आप दुनिया की रिपोर्ट नहीं पढ़ते हैं आप? खालिद साहब यहां पर अभी पैनल में प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं और वो सरकार से हैं और मैं सरकार के कई बार विरुद्ध में बोलता हूं, लेकिन जब भी हमारे देश हित का मामला आता है, जब भी मानवता का मामला आता है, हम सब एक हो जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने इस्लाम का नाम लिया कि वो इस्लामिक स्कॉलर है, इस्लामिक नेता है, इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। आप देखिए आपके वहां पर जो लोग हैं वो भी आपके ही लोग हैं।
कम से कम आपके जैसे लोगों को तो कम से कम अपनी बातों को बुलंदी से, मजबूती से उठाना चाहिए। देखिए, सुनिए खालिद साहब, खालिद साहब सुनिए, खालिद साहब 5 सेकंड दीजिए। देखिए, अगर आप मसूद अजहर की बात करेंगे, आपको IC 814 याद होगा। अगर नहीं है तो प्लीज आप उसको थोड़ा देखिएगा। आपको मुझसे ज्यादा पता होगा खालिद साहब, आपने वहां पर कवर भी किया होगा। उसके बाद आपको पठानकोट भी ध्यान होगा, उसके बाद आपको पुलवामा भी ध्यान होगा खालिद साहब। उसके बाद जो बालाकोट में जो इनके मसूद अजहर के जो मरे थे वो भी ध्यान होंगे, वो कौन थे उनके होगा खालिद साहब, आपने वहां पर कवर भी किया होगा। उसके बाद आपको पठानकोट भी ध्यान होगा, उसके बाद आपको पुलवामा भी ध्यान होगा खालिद साहब। उसके बाद जो बालाकोट में जो इनके मसूद अजहर के जो मरे थे वो भी ध्यान होंगे, वो कौन थे उनके। तो कम से कम देखिए खालिद साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सुन लीजिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान हम दोनों की इतिहास एक है। हमें एक साथ आजादी मिली। कम से कम आपके जैसे लोगों को बहुत जरूरी है। हियर आई बेग टू डिफर चेतन, हियर आई बेग टू डिफर। उनको आजादी नहीं मिली, उनका जन्म हुआ है। हाँ, लेकिन हमने आजादी की लड़ाई लड़ी साथ में। कम से कम ये तो समझिए हमारा इतिहास एक है। कम से कम इस समय में अगर आप लोग, आपके जैसे जो अच्छी सोच, सुलझी हुई सोच रखने वाले हैं, वो लोग पाकिस्तान में चेतन जवाब देते हैं, बुलंदी से नहीं उठाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। बहुत अफसोस की बात है कि आपके जैसे खालिद साहब, आपके जैसे लोग अपनी आवाज नहीं बोल पा रहे। क्यों, मैं बता देता हूं। इमरान खान ने पूरी कोशिश करी कि बाजवा जी चले जाएं, बाजवा जी का रिटायरमेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि बाजवा उनको लेकर आए थे। अभी जनरल साहब ने बताया था, इस बारे में वो और बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका वहां पर प्राइम मिनिस्टर है वो पपेट है। सारी बात यहां पर यह आ जाती है, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे। ISI को जब तक आतंकी एजेंसी नहीं बनेंगे, ISI जब तक नहीं बनेगी, जब तक जवाब ले लेते हैं। कंट्रोल करने वाले हैं। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को बनाया, इन्होंने ISI को बनाया, इन्होंने पपेट बनाए, इन्होंने सारा कुछ किया। इनके पास तो इतना नॉलेज है पाकिस्तान के बारे में, मुझे तो खुद नॉलेज नहीं है। अरे सारी दुनिया को नॉलेज है तो पाकिस्तान में पपेट हुकूमत काम कर रही है। दुनिया को कॉमेडी सर्कस बना हुआ है आपका मुल्क, कॉमेडी सर्कस बना हुआ है आपका मुल्क। बिल्कुल, आपके चेतन जी कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ पे कि इनको यही नहीं पता कि जनरल बाजवा इस वक्त दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरी पाकिस्तान की कैबिनेट और पूरी जो फौज है उसके कहने पे ही उनको आगे एक्सटेंशन दी गई। चेतन साहब के कहने पे नहीं दी गई कि उनको इमरान खान उनको निकालना चाहते थे। अरे भाई, इमरान वाजपेयी साहब ने, आडवाणी जी ने, सबने, इंदिरा गांधी जी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन आप नहीं मान रहे अपनी बातों पे। जो आपने लगी पड़ी इस्लाम, अभी आपने दोबारा इस्लाम का गलत उपयोग किया है। 4C में आज इनकी सुनवाई, ये मारे फिर रहे हैं, दुनिया भर से इनको झिड़कियां मिल गई। कहीं कोई इनके पास ऐसा आधार और प्रमाण नहीं कि इन्होंने आतंक को रोकने के लिए कोई काम किया है। बात मानवीय दृष्टिकोण की करें तो POK में इनके क्या हाल हैं, जुल्म सितम की कहानी, तत्ता पानी का वीडियो। भारत के अरे साहब सुनिए, जनरल बात करेंगे। प्रेम जी तो अभी आपसे बात ही नहीं की है। जनाब खालिद, आप पत्रकार हैं, आप एक जुम्मेवार प्रोफेशन के अंदर में। मैं आपको 2-3 बात बताना चाहता हूं। पहली बात यह कि यूनाइटेड नेशन ने 1127 लिस्टिंग में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। उसके घोषित करने के बाद में उसको रिहा कर देना, उसको ये बताना कि वो अपना प्रॉक्सी वॉर छेड़े, ये पूरा दुनिया की बेइज्जती करने की एक पाकिस्तान की कोशिश है। दूसरी बात, आज के दिन में बैंकॉक में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो आपको काला रंग ही देने वाला है। तीसरी बात, आज के दिन में यूनाइटेड नेशन में जो ह्यूमन राइट HRC का है, वहां पर आपने देखा कि किस प्रकार 47 मेंबर। झूठ बोला तो होगा कंगाल, और झूठ बोला तो होगा कंगाल। जवाब दे हमारे जनरल साहब का। खालिद साहब, मुझे आज का प्रोग्राम जो है वो लतीफों पे मबनी लग रहा है। प्रोग्राम हर बंदा लतीफा सुना रहा है कि भाई आज बैंकॉक में जो कुछ होगा, इनके कहने पे हमने मसूद अजहर को भी छोड़ दिया। अरे भाई, उसके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं और जब तक अदालत का फैसला नहीं होगा वो जल्द बाहर नहीं आएगा। बाहर रहते हुए भी चलता है। मैं आपको बता दूं कि FATF के इजलास में पाकिस्तान को इस वक्त भारत की बात नहीं माननी पड़ेगी दुनिया को। इस वक्त FATF को जो नजर आ रहा है, पाकिस्तान सबूत के साथ वहां पे पेश होगा और उनको बाकायदा बताएगा जी हमने दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई की है, जिस तरीके से पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं। सबूत देगा कि लॉन्च पैड तैयार करता है आतंकियों को भेजने की।
खेप तैयार करके बैठा हुआ है, ये सबूत देगा। अरे साहब, ये जब तक पाकिस्तान के पास 378 मुकम्मल या एक सबूत गोली है। नहीं चली है। आपके कहने पे हम दहशतगर्द नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान की कार्रवाइयां जिसके खिलाफ जो दहशतगर्दी के वो नहीं होगा। अरे भाई, 30,000 बांग्लादेशी मुसलमानों की हत्या का जिम्मेवार कौन है? आप इस्लाम की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, अल्लाह राज कर रहा है आप पे। वो तालिबान और वो दहशतगर्द है जमातुल दावा के। ये मतलब हकीकी बात है कि इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज है, लेकिन एक खास बंदे को कहना कि ये बंदा जिम्मेवार है। किस चीज का? प्रेम जी ये कह रहे हैं मुकदमा दर्ज है, ये मानने को तैयार नहीं है कि मसूद अजहर खुली हवा में जैश के हेडक्वार्टर में घूम रहा है। मौलाना मसूद अजहर खालिद साहब अपने देश में भी चल रहे हैं, अदालत उसका फैसला सुनाएगी। आपके कहने पे वो मुजरिम नहीं हो जाएंगे, पाकिस्तान के वालिद भारत के खिलाफ हो जाएंगे। अमेरिका अगर झुठलाने का प्रयास किया, आज तक वो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सका? ये बताइए ना, आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? पाकिस्तान बनने की जो कथा है उसको आप कितना भी झुटलाएंगे कोई मानेगा नहीं। पाकिस्तान आतंकिस्तान है, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं आप? पूरी दुनिया में भाई और कोई देश मुझे बता बाहर निकल रहे हैं, जहां 67 में डिजिग्नेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। पाकिस्तान खुद सबसे बड़ा शिकार है दहशतगर्दी का। अब ये बताइए कि खालिद साहब, आप यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं, लोगों को मरवाएगा। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का सिग्नेटरी है कि नहीं है? आर्मी पब्लिक स्कूल याद है वो क्या दुनिया में ऐसा खतरनाक कभी हुआ? साहब से मुझे तमीज़ से बात करनी चाहिए पाकिस्तान को। ये खालिद साहब, ये पाकिस्तान को हमेशा अपने वालिद साहब से तमीज से बात करनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, एक गुजारिश है, अब वो बाहर निकल गया तो उसको ढूंढ के खत्म कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, बस एक गुजारिश है, अब वो बाहर निकल गया, सरकार में आप लोग हैं, निर्देश दीजिए। अब उसको ढूंढिए, उसको बाहर निकले, उसको मार दीजिए, आप उसको खत्म कर दीजिए। बढ़िया मौका है, बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। उत्तर देने का पाकिस्तान में चुप रह नहीं हो, दो लोगों से डरते हो आप, इतने कमजोर लोग। पाकिस्तान का स्वर जो है, अरे खालिद साहब डरते नहीं, खालिद साहब चेतना की स्थिति पहुंचाता है। जल साहब आप अपना अरे भाई, आप नहीं होगा। आपकी तो घिकी बंदी हुई है कि आप तो कह रहे हो कि आपकी बंदी है, हमारी घिकी की बात मत करें। आपके मुंह में तो बड़ी बंदी है, आप ये तक मानने को तैयार नहीं कि वो दहशतगर्द है। क्या खौफ में जी रहे हैं आप? कितना डर में जी रहे हैं खालिद साहब? नहीं करेगा तो तब तक दहशतगर्द नहीं होगा। हमें सबूत जब तक नहीं मिलेगा, अमेरिका भी उसका अगर सबूत होता है जिनीवा से लेकर बैंकॉक तक उस सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर कंगाल पाकिस्तान झूठ बोला तो होगा बड़ा कंगाल, क्योंकि इनकी भिकमंगी की स्थिति यह आ गई कि पैसा कमाने के लिए बैले डांस तक कराना पड़ा। जी हां, ब्रेक के बाद देश का सवाल जारी है। आपका एक बार फिर से स्वागत है। कश्मीर पर जंग की गिदड़ भभकी देने वाले इमरान खान अब आतंकियों के सहारे युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद के बाद मसूद अजहर को भी जेल से रिहा कर दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कश्मीर के नाम पर और भी बहुत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे उसका अंत बेहद करीब दिखाई देने लगा है। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूएनएचआरसी की बैठक से पहले मानवाधिकार पर पाकिस्तान बेनकाब। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजियों, कश्मीर को ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे करती है। अधिकार पर पाकिस्तान बेनकाब। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजियों, कश्मीर को ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे करती है। एफएटीएफ की बैठक से पहले आतंकवाद पर पाकिस्तान बेनकाब। निवेशकों की बैठक में बैले डांस से बेनकाब पाकिस्तान। कश्मीर में कुड़न पर इमरान खान का पाकिस्तान अपनी ही बर्बादी की कहानी लिख रहा है। कश्मीर को पाकिस्तानी फौजियों, बौखलाया पाकिस्तान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे उसकी सच्चाई दुनिया के सामने बेनकाब होती जा रही है और उसका अंत करीब आता जा रहा है। ये तस्वीरें पीओके के तत्तापानी इलाके की, जहां एक बार फिर लोगों ने सड़क पर उतरकर इमरान सरकार और वहां की सेना के खिलाफ नारेबाजी की।
इसके पीछे बंदी है, जो दहशत करती है, इसके पीछे बंदी है। पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे पीओके के लोग पुलिस और सेना के जुल्मों सितम से तंग आ चुके हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छोड़ दो कश्मीर को, ये जो दहशत करती है, इसके पीछे बंदी है। सोमवार को तख्तापानी इलाके में जब लोग सड़कों पर उतरे तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सरेआम में इनको नंगा किया जाए, अक़वाम आलम को बताया जाए कि ये जो रियासत के कुत्ते काली ये जो काली वर्दियों में छुपे हुए कुत्ते हैं, ये देखें किस तरह पूरा मन मुजाहिरीन पर शैलिंग कर रहे हैं। मगर पुलिस और सेना की गोलीबारी के बाद भी लोग शांत नहीं हुए। लोगों ने गोलीबारी के जवाब में पत्थर बरसाए। बहुत जुल्म हो गया। हम पुरामन एहतियात कर रहे थे। पुरामन हम तत्व की तरफ तख्तापानी बाजार से निकले, पुरामन रहने की हमने साथी को तनकीद की, लेकिन इन जालिमों ने हमारा रास्ता रोककर हम पर पथराव किया, हम पर गोलियां बरसाई। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। हम पुरामन का दे रहे थे, पुरामन का दे रहे थे। दुनिया के पंप के साथ जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है। ये हम इनको अपना कहते थे, आज गैरों से भी ज्यादा इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। ये तस्वीरें तब सामने आई हैं जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कश्मीर में मानवाधिकार की फरियाद लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में जेनेवा पहुंचे हैं, जहां भारत की तरफ से उसे करारा जवाब देने की तैयारी है। ये बेइज्जत मुल्क आतंकिस्तान फिर बेइज्जत होगा। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जितना ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है कोई दुनिया में नहीं करता। क्या कर रहा है वो हिंदू के साथ, क्या कर रहा है सिख के साथ, क्या कर रहा है क्रिश्चियन के साथ, क्या कर रहा है बलूची के साथ, क्या कर रहा है वहां शिया भाइयों के साथ, किस तरह की हरकत कर रहा है पाकिस्तान। वो ह्यूमन राइट की बात करेगा जिसमें खुद हजारों छेद हों, वो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। उधर पाकिस्तान एफएटीएफ से ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी खुद को बचाने में जुटा है। बैंकॉक में एफएटीएफ की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप के सामने पेश होकर पाकिस्तान को बताना है कि उसने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, आतंकी संगठनों की संपत्ति को जब्त करने के लिए उसने अब तक क्या कदम उठाए हैं। पिछले साल ही उसे ग्रे लिस्ट में डाला गया था, मगर पैसे के लिए हर जगह भीख मांगने वाले पाकिस्तान ने सुधरने की जगह अब आतंकी मसूद अजहर को भी रिहा कर दिया है। ये भी एक संकेत है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि एफएटीएफ से ब्लैकलिस्ट होने के बाद वो दुनिया के सामने पैसे के लिए हाथ फैलाने लायक भी नहीं रहेगा। और ये ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, मानवाधिकार कमीशन, ये तो खैर मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से चलता रहता है। ये हमेशा ही वो कश्मीर में मानवाधिकार हनन के बारे में लेकर के भारत के ऊपर हमला बोलते रहते हैं ये। लेकिन इन सालों में दुनिया बहुत बदल गई है। लोगों को जो भारत का रिकॉर्ड है मानवाधिकार के मामले में अच्छी तरह मालूम है। लोग दुनिया के सारे देशों को कश्मीर की हकीकत भी मालूम है। और हमारे जो राजनयिक हैं वहां पर मानवाधिकार परिषद में वो काफी मंजे हुए हैं, काफी जानते हैं अच्छी तरह से। मुझे पक्का भरोसा है कि वो ये पाकिस्तान के हमलों को नाकाब करने में कामयाब रहेंगे। पाकिस्तान किस कदर कंगाल हो चुका है और पैसे के लिए कैसे इज्जत भी दांव पर लगाने को तैयार है, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर है। आपने बैले डांस की ऐसी तस्वीरें किसी पार्टी या जश्न समारोह में देखी होंगी, मगर पूर्व में सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश अजरबैजान में पाकिस्तान ने पैसा जुटाने के लिए बैले डांस का आयोजन कराया। पाकिस्तान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अजरबैजान की राजधानी बाकू में विदेशी निवेशकों का सम्मेलन बुलाया था, जहां बैले डांस कराकर पाकिस्तान ने अपनी बेशर्मी का इजहार किया। साफ है कि पाकिस्तान अब बर्बादी के उस मोड़ पर खड़ा हो चुका है जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कश्मीरियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाकर
अपनी हिमायती करने वाला पाकिस्तान आखिर पीओके में अपने गिरेबा में झांके तो तत्ता पानी के वो विजुअल, वो तस्वीरें और वो आवाजें अब कहती हैं कि बाहर हो जाओ पाकिस्तान, क्योंकि जिन मानवाधिकारों की बात पाकिस्तान करता रहा है, हैवानियत की तस्वीर अभी आप लोगों ने भी देखी। इसके साथ साथ अपनी माली हालत सुधारने के लिए भीख मांग रहा पाकिस्तान आप देखिए कि किस हद तक गिर गया। बैले डांस कराना उसके लिए मजबूरी हो गई, क्योंकि उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए उसके पास अब सोशल सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान में कुछ नहीं, बस यही एक सहारा बचा था। तो आइए बहस को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा खालिद साहब, जुल्मो सितम की कहानी तख्ता पानी में, अब तो लोग कहने लगे हैं अपना तख्ता पलट जाएगा, निकल जाओ यहां से। भाई मेरी आज तो मुझे खुशी हो रही है कि भारत टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे जा चुका है। इस तरह की फेक, अरे हमने चंद्रयान छोड़ा है, बहुत ज्यादा हमने चंद्रयान छोड़ा है, आप आतंकी छोड़ते हैं। हमने चंद्रयान छोड़ा है, किस तकनीक की बात कर रहे हो खालिद साहब? जहां गाड़ी का नंबर प्लेट थी वहां पे भी बंदे को खड़ा कर दिया। इस तरह की वीडियो बना के आप क्या आज ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द है? और इस तरह अरे आपकी फौज और सेना के खिलाफ वहां के लोगों की आवाज भाई उठ रही आप है। देखे कश्मीर में जो एक महीने से भी ज्यादा हो गया है जेल बना के बैठे हुए हैं, और लोगों को जो मर रहे हैं उनको अपने घरों में दफन करना पड़ रहा है। आप इतने जालिम लोग हैं, ये आप इस पे ध्यान अरे दीजिए। कुछ भी ऊटपटांग बात मत करिए, कोई प्रमाण है आपके पास? कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है आपके पास? किसी ने आपको कोई वीडियो क्लिप भेजी? वहां पे क्या ऊटपटांग बात कर रहे हैं आप? क्या ऊटपटांग बात कर रहे हैं? वीडियो देना चाह रहे हैं इस तरह की प्रेम जी, अब पीओके में इनकी फौज और सेना के खिलाफ आवाज उठ रही है। बातें छोड़ दे। पानी पी लीजिए खालिद साहब, पानी पीजिए। खालिद साहब पानी पीजिए। आप डरपोक लोग हैं, आप पाकिस्तान के संदर्भ में पूरे पाकिस्तान को चेतन कैसे सिंह ने पेश बात करोगे की भाई? थोड़ा सा उसमें आप अपने आप को संभालो पहले। चेतन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भी आजादी के लड़ाई में साथ था। कृपा करके इस ऐतिहासिक तथ्य को समझ लीजिए कि भारत की तरफ आजादी की लड़ाई थी, वहां बंटवारे की लड़ाई थी, और उस बंटवारे की लड़ाई में भारत विरोधी नफरत में 10 लाख निर्दोषों को कत्ल किया गया। पाकिस्तान का जन्म निर्दोषों के कत्ल से प्रारंभ हुआ है। भारत तो आज भी जालिम भारत है कि इतने लोगों को मारता है, कोई उद्योग नहीं है। और उसकी स्थिति भाई, पहले बांग्लादेश को भाषा के नाम पे लाखों बांग्लादेशी महिलाओं के साथ बलात्कार, लाखों निर्दोषों की हत्या, टिक्का खां का नाम किसने क्या था जनाब? पूरा बांग्लादेश का जहां भी ऐसे वाकयात होते हैं वहां पे भारत का नाम जरूर होता है। बलूचिस्तान में अरे भाई ये समझ लो भारत बलूचिस्तान का जर्रा जर्रा बता रहा है। इतना पाकिस्तान में आपने जो किया है पूरी दुनिया जानती है। कुछ भी आप ऊटपटांग कह रहे हैं। अब आवश्यक ये है प्रेम शुक्ला जी, अब आवश्यक ये है कि जो निकला हुआ है बाहर ये मसूद अजहर, इसको ढूंढे और इसको खत्म किया जाए। अब बिल्कुल आवश्यक है ये। अभी तक अंदर है और इसमें जो है आजरा की हत्या जायज, जिसमें बलोच की हत्या जायज, तो वो अरे कुछ भी मत बोलिए। लॉ पे और इंटेलिजेंस में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एक जनरल और एक कर्नल मौजूद हैं, कर्नल दानवीर। ऊटपटांग की बातें करना, लोगों को बरगलाना, प्रोपोगेंडा करना, झूठी बातें फैलाना, मेरे ख्याल से इसके अलावा इनके पास कुछ अब बचा नहीं है। आज सवेरे मैं एक वीडियो देख रहा था कर्नल दानवीर, जिसमें ये चंद्रयान की और हमारे को तकनीक की बात कर रहे थे। इनके वहां पे कुछ लोग जमा होकर इन्हीं की खिल्ली उड़ा रहे थे। एक छोटा सा उन्होंने कपड़े का रॉकेट बनाया और नीचे से एक दिया लगा के उसे आसमान में छोड़ दिए। ये तो आपके हाल है खालिद साहब, कर्नल दानवीर। पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। और खालिद महमूद तो शायद मेरे को पहचान भी गए होंगे, आपसे एक टेलीविजन चैनल पे 1-2 बार मुलाकात भी हुई है, और तो मैं आपको जानता हूं। लेकिन अफसोस कि आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठ बयानी दे रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही आजाद किस्म का और बहुत ही दूसरे मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है। ऐसा मुल्क नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। और आपने मेरे साथ पर्सनल मीटिंग में जिस प्रकार की बात करी है, उस प्रकार की बात आप करते दिख नहीं रहे हैं। आप आग बोल रहे हैं, आपकी जो मुस्कुराहट है वो क्लियरली बता रही है कि कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना प्रेशर आपको झेलना पड़ रहा है। और मेरी आपके साथ में हमदर्दी है, बट आपको ये क्लियरली ये समझ लेना चाहिए, चाहे आपको बुरा लगे, कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर किस प्रकार से आवाज उठ रही है। उसका कारण है वहां के जो आम जो कश्मीरी, जो पहाड़ी गुजर और जो बकरवाल जो लोग थे, जो वहां के जो मूल निवासी थे, उनका
पूरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया। अभी वहां पे जहां तक पंजाबी और पठान बसते हैं वहां पे, तो वो जो असली कश्मीरी है वो तो अक्सरियत उसकी खत्म हो गई वहां पर। साहब जवाब दीजिए हमारे कर्नल साहब का। इसलिए वहां पे वहां पे एहतजाज हो रहा है। बता रहा हूं कर्नल साहब को कि मैं इनके साथ जिस तरीके से बात करता हूं आज भी उसी तरीके से करूंगा। और असल बात यह है कि आप जिन दोस्तों को बुलाते हो सब मेरे जानने वाले होते हैं और उनके सामने मैं उनके मुंह पे भी गलत बयानी नहीं करता, बाद में भी नहीं करता। लेकिन आप झूठ बोलते हैं खालिद साहब। खालिद साहब आप डरे सहमे हैं, आप डरे सहमे। आप पत्रकार जैसे भारत में पत्रकार आजाद है, भारत में पत्रकार अपने मन की बात कहता है, जो देखता है जो समझता है। आप तो डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं साहब। जी नहीं डरे हुए तो आपने दो लोगों दौड़ा के आईएसआई में गोली मरवाई, वहां का पत्रकार क्या सत्य बोलने की हिम्मत जुटाएगा? खालिद साहब 85 में आपकी करेंसी हमारी करेंसी इक्वलेंट थी, अब देख लीजिए डबल हो गई है। क्या होता जा रहा है? आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी बेरोजगारी, आपकी वहां पर कोई भी डेवलपमेंट, किसी भी कोई भी संस्थान, आपकी आईएसआई आपकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली है। ज्यादा समय नहीं लगेगा। आईएसआई को भी देखिए हमारी सरकार। प्रेम शुक्ला जी थोड़ी सी गुजारिश है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनकी करवाइए, इनके सब कुछ ये भी करवाइए। ये जो मसूद आजाद निकला हुआ है इसको भी खत्म करवाइए। जो वहां पर अल्पसंख्यक है उनको भी बुलाएंगे हम वापस, उनको भी हमारी सरकार वीजा देगी। मुल्क को ये कहना है मुल्क ऐसा है नहीं सोचा होता, सारे लोगों को ज्ञात है। खालिद साहब आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 5 रिपोर्ट आज की जरूर देख लेना। पहली रिपोर्ट है बैंकॉक FATF की, जो 40 तो क्या सुन लीजिए सुनने से आपका फायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत जरूरी है। जो 45 पैरामीटर्स है उसमें 40 में आप फेल हो रहे हैं, जो अफेक्टिव फैक्टर्स है उसमें 11 में से 10 में फेल हो रहे हैं। आज जो जिनेवा के अंदर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, अरे भाई तो सुन लीजिए, आप यूपी के अंदर में मुजफ्फराबाद में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, मीरपुर में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जो किरण सेक्टर में आपके जो बॉर्डर एक्शन टीम है उसको क्या किया है ये आप देख लेना। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको मालूम होगा कि आपका जो पेट्रोलियम और ऑयल का जो स्थिति है वो कितनी खराब है, आपकी जो गैस है उसकी स्थिति कितनी खराब है, आपका जो फिजिकल डेफिसिट है। खालिद साहब पाकिस्तान में जो पेट्रोल के बाद, जी हाँ, देश का सवाल में आखिर इस्लाम और मुसलमानों की बात करने वाला पाकिस्तान खुद कितनी जुल्म सितम की कहानी लिख रहा है, ये आज बेनकाब हो जाएगा UNHRC में जब वो अपनी दलीलें देगा, और वो सारी की सारी दलीलें खारिज हो जाएंगी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। ब्रेक के बाद Powered by Godrej Air Pocket Happy Bathroom. Associate sponsor Tuber Classic Tonic Water, strong and smooth. ये वाला लड़का विजय नंबर 1 पे इनके था। मेरे ख्याल से किरण बेटर थी। अंकल आंटी मेरी क्या रैंकिंग है? 10। इसके खर्राटे तो यहाँ डाइनिंग टेबल तक सुनाई देते हैं। मजाक कर रहे हैं आंटी तुझसे ड्राई मिलता। घर का सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है उसमें बसी खुशियाँ। एशियन पेंट्स, हर घर कुछ कहता है। हम अपनी वर्ल्ड क्लास इंजन टेक्नोलॉजी से हर पल्सर के परफॉर्मेंस को सबसे स्पोर्टी बनाते हैं। कभी तो मेक्सिको से इजिप्ट तक 70 से ज्यादा देशों में हम हैं द वर्ल्ड्स फेवरेट इंडियन। जिंदगी की रफ्तार कहीं रुक न जाए। उकाया ट्यूबुलर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। चलती रहे ये जिंदगी। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिले प्राकृतिक निखार। नंबर 1 निखार। अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1।
पाकिस्तान में हिंदू सिख बेटियों के साथ होते जुल्म सितम, जी हां, सबने देखा और यूएनएचआरसी भी ये देखेगा, क्योंकि भारत अपना पक्ष भी रखेगा। इसके साथ एफएटीएफ में अगर आप बात करें तो आतंकी फंडिंग के साथ साथ आतंक को किस तरह से पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, कैसे बच पाएगा जबकि पूरी तरह से बेनकाब है। इसके साथ साथ अगर जनरल साहब बात की जाए तो आखिर पाकिस्तान मुंह लेकर जाएगा तो जाएगा कहां? खालिद साहब समझने को तैयार नहीं है, इनके पास कुछ है नहीं, आईना देखना भूल गए, तो आखिर जाएंगे कहां? खालिद साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूं बहुत हम्बलनेस से कि पाकिस्तान गलतियों पे गलतियां करता जा रहा है। इसका अंजाम बहुत बड़ा होगा। देखने में तो आपको शायद देखिए सुन लीजिए, देखने में तो आपको खालिद साहब एक बात कह दूं, खालिद साहब आप सबके मिले जुले सवालों का एक जवाब दीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है, तो सबके सवाल सुन लीजिए और आखिर जवाब आप कर लूंगा। जनरल साहब, दिखने में तो आपको ये छोटा ही लगता होगा कि आपने मसूद अजहर को, ग्लोबल टेररिस्ट को छोड़ दिया है, लेकिन किस प्रकार इसका यूएन किस नजर से देखेगा, पूरा संसार किस नजर से देखेगा और चाइना भी किस प्रकार देखेगा, इसका आपको इंतजाम बहुत कर्णदानवीर। देखिए खालिद भाई, आप जो है इस प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज जरूर हुक्मरानों को पहुंचाइए, आईएसआई को पहुंचाइए कि आप जो है, जो जैसे जनरल साहब कह रहे हैं, गलती पे गलती करे जा रहे हैं और आपका खुद का इंसानी हुकूक का जो रवैया है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो सिंध में हो, चाहे वो पठानों के प्रति हो, चाहे वो अहमदिया हो, शिया हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, उनको थोड़ी बेहतरी करें और अपने मुल्क को संवारें, क्योंकि मैं आपके मुल्क को आज भी पश्चिमी हिंदुस्तान मानता हूं। पाकिस्तान तो एक बनावटी देश है। अभी कर्नल दानवी साहब ने जो कहा था कि खालिद जी को पहले से जानते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, खालिद जी के लिए, इमरान खान जी के लिए, बाजवा जी के लिए और जितने भी आईएसआई सब संस्थानों में लोग बैठे हैं, दिल में आग, होठों पे गुलाब, ये तो ऐसे हैं जो दोहरे नकाब लेके चलते हैं। प्रेम जी, वाह, खालिद साहब के लिए आपका सवाल, क्योंकि एक मिला जुला जवाब उनसे ले रहे हैं। प्रेम जी, देखिए पाकिस्तान की स्थिति है कि नफरत की बुनियाद पे खड़ा हुआ और आतंक के कारोबार में आकंठ संलिप्त देश है और इसका प्रमाण सबके पास है। अमेरिका से खैरात खाता है और उसमें लादेन को घर में पालता है। साहब जवाब, जवाहिरी के संदर्भ उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हरकतें की, पूरा आप उमर शेख को ये पालता है जो 9/11। खालिद साहब जवाब छोटा सा, तो आईएसआई और पाकिस्तान जी छोटा सा जवाब यही है कि पाकिस्तान ने किसी भी दहशतगर्द को रिहा नहीं किया, खा वो मसूद अजहर है, खा वो हाफिज सईद है। और जहां तक एफएटीएफ का ताल्लुक है, पाकिस्तान के बारे में भारत के जो ख्यालात हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए बाकायदा तौर पर कार्रवाई कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। आपको अक्टूबर तक बता देगा आप कहां हैं, क्योंकि आपके मंत्री तो ये भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि अक्टूबर में जंग होगी। जी हां, इसके साथ साथ हम ये कह दें कि जर्जर हो चुका पाकिस्तान अब बर्बातर पर उतारू हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इमरान को अब अपनी सेना पर नहीं बल्कि आतंक पर भरोसा दिखाई देता है, क्योंकि इसी सोच के साथ कि वो एक टेरर स्टेट का टैग लेकर ही जिंदा है, लेकिन भारत जिस दिन ठान लेगा उस दिन भूगोल बदल देगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के।